हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के ऊपर, जो कि केंद्रीय विद्यालय के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इससे पहले हमने पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर विस्तार से बातचीत किया था और पाठ्यक्रम के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उस पर भी हमने बात किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों परीक्षाओं के लिए योग्य हैं और भरपूर तैयारी के दृष्टिकोण से इन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि आपको ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे कि आप अपनी मंजिल को पा सकें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत में कुछ दिशा निर्देश टाइप की 2-3 पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि जब से विद्यार्थियों ने केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस को देखा है, तब से उनके मन में तमाम तरीके के प्रश्न उभर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को पचाने में समय लगता है, उसको समझने में समय लगता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में शुरू में ही दिया गया है कि विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातकोत्तर स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई चीजों की तरफ संकेत किया गया है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी और सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। आपको पीजीटी की तैयारी करनी है तो 11वीं और 12वीं की पुस्तकों से आपका परिचय होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अपने का बचाव भी किया गया है कि आपको ये न लगे कि आपने जो भी स्नातकोत्तर किया, एमए किया, वो कहीं आपके लिए बर्बाद टाइप का लगे, आपको लगे कि हमने जो भी पढ़ाई की वो अब इस पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी प्रश्न होंगे उसमें स्नातकोत्तर लेवल की गहन समझ आपके लिए जरूरी होगी, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि क्या अब हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे जो प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी नवोदय विद्यालय या फिर अलग अलग राज्यों की जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं, इसमें नहीं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बता दिया गया है कि आप ने जो भी एमए स्तर पर पढ़ाई की है उसके भी गहन समझ का आकलन इस परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जो भी आपने एमए में पढ़ाई की थी उसको जरूर एक बार याद कीजिए कि कौन कौन से चीजों को आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था। जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास बिना पढ़े कोई स्नातकोत्तर नहीं कंप्लीट कर सकता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको हर हालत में पढ़ना है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर नई लगी हैं जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के रूप में आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2 नाम की जो पुस्तकें हैं उनको आपको खरीदना पड़ेगा, और इनका प्रकाशन एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा हुआ है और दोनों किताबें एनसीईआरटी से ही हैं। तो इन किताबों को आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अलग अलग किताबों को पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको एनसीईआरटी आधारित किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आरोह भाग 1 आरोह भाग 2 में क्या दिया गया है, देख रहे हैं कि गद्य खंड यहाँ पर लिखा गया कि गद्य खंड के अंतर्गत कुल 8 चैप्टर हैं जिनको कि आपको पढ़ना है, जिसमें नमक का दारोगा प्रेमचंद, मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती, अपू के 2.5 साल सत्यजीत राय, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त, गलता लोहा शेखर जोशी, रजनी मनु भंडारी, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, भारत माता जवाहरलाल नेहरू। तो आपने देखा कि आरोह भाग 1 के अंतर्गत जो गद्य खंड दिया गया है उसमें आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन 8 चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनको कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि नमक का दारोगा आपने जरूर किसी न किसी पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा या फिर स्वतंत्र रूप से भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। देख रहे हैं विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। अगर शिव शंभू की चिट्ठी पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा इसको। और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का है। तो जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे जरूर इन चैप्टर्स को पढ़े होंगे। बाकी कुछ नए चैप्टर्स हैं जो को
धीरे धीरे आप समझ जाएंगे और एक बैठक में चाहे तो किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। आगे इसी में दिया गया काव्य खंड, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना कबीर, मीरा, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, अक्क महादेवी, अवतार सिंह पास, निर्मला पुतुल इत्यादि को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर की कुछ पंक्तियां दी गई। हम तो एक एक करी जाना, मीरा का है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार गजल, अक्क महादेवी जो कि दक्षिण भारत की कवित्री के तौर पर जानी जाती हैं, हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पास सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। ये सारी कविताएं लगी हुई हैं। इसमें से कुछ कविताओं को आप जान भी रहे होंगे, कुछ नई कविताएं आपके लिए हो सकती हैं। खंड 2 में देखा जाए, आरोह खंड 2 में यानी कि भाग 2 की जो पुस्तक है उसमें भी काव्य खंड दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन का दिया है आत्म परिचय, एक गीत, आलोक धनवा, पतंग, कुंवर नारायण, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय की, कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह, उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग। तो जो आरोह भाग 2 दिया गया है इसमें कुछ ऐसी कविताएं हैं जिसको कि आप पहले भी पढ़े होंगे, और कुछ कविताएं जो कि आपको अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हुई भी प्रतीत होती होंगी, जिसमें कि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय एक गीत कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं ऑब्जेक्टिव तौर पर कि इसके कवि कौन है, या फिर कविता के बहाने कुंवर नारायण का हो गया, बादल राग खूब परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। तो इनको अब आपको टेक्स्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आरोह भाग 2 में संकलित है। इसी में आगे है तुलसीदास को भी पढ़ना है, उनकी कवितावली उत्तरकांड से, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये 2 कविताएं हैं जो तुलसीदास की हैं। फिराक गोरखपुरी का है रुबाइयां, उमा शंकर जोशी का है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। तो ये कुछ कविताएं हैं जो कि आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके अतिरिक्त इसमें भी गद्य खंड आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर दिया गया है, महादेवी वर्मा भक्तिन, महादेवी वर्मा का भक्तिन पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी शीरीष के फूल, अशोक के फूल इनका आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग निबंध संकलित किया गया दिया गया है, शीरीष के फूल आपको पढ़ना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, तो ये आपको आरोह भाग 2 की किताब में मिल जाएगा। नीचे भी कुछ किताबें दी गई हैं जिसमें कि आपको पढ़ना है, वितान नाम की पुस्तक है, वितान भाग 1 और वितान भाग 2, जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। छोटे में यहाँ पर लिख दिया गया है चिपका कर पूरा, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वितान भाग 1, कुमार गंधर्व भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदें, बेबी हलदार आलो आंधरी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अलग बोर्ड के जो विद्यार्थी होंगे उनको उनके लिए नई हो सकती हैं। अब वितान भाग 1 आप पुस्तक जब खरीदेंगे तो इन सारी चीजों से परिचित होंगे। इसी तरीके से वितान भाग 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको आरोह और वितान इन 2 किताबों को आवश्यक रूप से खरीदना है। वितान भाग 2 में दिया गया है मनोहर श्याम जोशी का है सिल्वर वेंडिंग, आनंद यादव का जूझ, ओम थानवी अतीत में दबे पांव। ठीक है, तो ये कुछ टेक्स्ट आधारित पुस्तकें थी जिनको कि आपको खरीद लेना चाहिए, जिसमें आरोह और वितान नामक पुस्तकें। अब नीचे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं जो कि आप टीजीटी में भी इनको देखें, और पीजीटी में जो भी विद्यार्थी टीजीटी के सिलेबस को देखा होगा वो जरूर यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कि पीजीटी में उनको क्या पढ़ना है, नया क्या पढ़ना है और फिर क्या अंतर है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिंब, अलंकार, छंद तथा काव्य रूप। इस पर ऑलरेडी हमने
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर बहुत पहले 1 साल पहले बनाया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो बिंब, अलंकार, छंद, काव्य रूप इत्यादि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उन सभी लेक्चर्स को जरूर देखिए। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बिंब, अलंकार, छंद तथा काव्य रूप। कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग, इसको अगर हिंदी में समझने का प्रयास करें तो आपने तमाम परीक्षाओं में देखा होगा, सुमेलित और असुमेलित करके आता है प्रश्न। ठीक है, तो कोड दिया रहता है कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किससे नहीं जुड़ रहा है, तो फिर नीचे कोडिंग दी रहती है 1 2 3 4 3 4 2 1, ऐसे आपने तमाम परीक्षाएं दी होंगी तो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। आगे पद पदक्रम, जिसमें कि आपको संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय इत्यादि को पढ़ना है। साथ में इनके जो भेद हैं, जैसे कि संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, अव्यय के भेद इत्यादि को पढ़ना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एक तरीके से देखें अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो इसके लिए हमने 2 किताबों की चर्चा बार बार की है, जिसमें कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक और हरदेव बाहरी, इन दोनों की किताबों को जरूर आप खरीद कर देखिए, पढ़िए। खरीदने से पहले एक बार आप जो भी बुक शॉप है उस पर जाकर दोनों को एक बार देखिए, जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आए, जिसके कंटेंट आपको अच्छे लगे उन्हीं को खरीदिए। दोनों किताबें नहीं खरीदनी है, ध्यान में रखना है, इसमें से कोई एक किताब ही खरीदना है। तो सारे चैप्टर्स आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी फोन करके पूछते हैं या फिर मैसेज भी करते हैं कि वो अलग अलग स्टेट्स में है, तो वहां पर कुछ पॉपुलर किताबें होती हैं हिंदी व्याकरण की, तो उनको खरीदें कि क्या करें। तो आप जब भी स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉपुलर किताबों को अपने स्टेट के अनुसार खरीदिए, क्योंकि कई बार वहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल परीक्षा में बैठ रहे हैं तो थोड़ी प्रामाणिक किताबों को जरूर खरीदिए। आगे इसी में चैप्टर दिया गया है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत नीचे कुछ इसके मेन टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि शब्द भंडार, शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण में जो भी आधार पॉइंट्स हैं, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, शंकर शब्द, जिनका कि जो आधार है वो इतिहास के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। ऋण, यौगिक, योग ऋण जो कि रचना के आधार पर है। पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो कि अर्थ के आधार पर है। तो ये इन तीनों को ध्यान में रखना है। कई बार तो इस पाठ्यक्रम से सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के आधार पर निर्मित है या फिर वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज आ जाएंगे। कई बार आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो इस तरीके के भी सवाल पूछे गए कि रचना के आधार पर कौन वर्गीकृत है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रचना के आधार पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऋण, यौगिक, योग ऋण रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम ये सब आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि शब्द निर्माण की भूमिका में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द और पुनरुक्त शब्दों का भी रोल रहा है। तो शब्द निर्माण में इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सभी टॉपिक से अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक्स पर विचार किया है सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इस चैनल से आपको प्यार करने की जरूरत है। प्यार करेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही सार्थक होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि आपके समय को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बातचीत किया जाए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने जो भी कीमती समय दिया है वो यहाँ पर फालतू निकल गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊपर जितने भी टेक्स्ट पर आधारित टॉपिक्स थे उन पर हमने बात किया, पुस्तकों के बारे में बताया, फिर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी चीजें थी उनको बताया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में सीधे सीधे जिक्र किया जा रहा है कि अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की एक पुस्तक है जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई है, नई दिल्ली। इसमें आपको जनसंचार पत्रकारिता के विविध आयाम, विविध माध्यमों के लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का कारण, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। इसके बाद है शब्दकोश,
संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में आपको लग जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि आरोह और वितान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किताब यहाँ पर आ रही है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस किताब को आपको हर हालत में खरीदना है, जिसमें कि आपको मिल जाएगा कि जनसंचार क्या है, पत्रकारिता क्या है, और जितने भी सृजनात्मक लेखन है जिसके माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, उनको कैसे लिखा जा सकता है। इस पूरी किताब में इस बात को दिया गया है। कार्यालयी लेखन क्या होता है और पत्र लेखन क्या है, इसके बारे में, और शब्दकोश के बारे में थोड़ा बहुत उसमें दिया गया है कि संदर्भ ग्रंथों की जो उपयोगी विधि और परिचय की आवश्यकता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है, और कुछ बिंदु हैं जो कि टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम से भी मिल रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इन पाठ्यक्रमों से परिचित हो गए हैं, इनसे संबंधित किताबों को आप खरीदिए। इसके बाद लगातार हम भी आप सभी से इस पाठ्यक्रम के हिसाब से, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़ते रहेंगे। पहले आप लोग पढ़ेंगे तभी बातें आप समझ पाएंगे। न जाने मेरे मन में क्या आया था कि 2 महीने पहले मैंने छठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबों को खरीदा था, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया कि एनसीईआरटी की किताबों से परिचित हो पाए और देखें कि एनसीईआरटी में क्या क्या लगा, क्योंकि कई बार हम अलग बोर्ड से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों की तरफ कम ध्यान जाता है, हम उन्हीं किताबों में उलझे रहते हैं। इसीलिए हमने किताबों को खरीदा और उस पर बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था। बाद में मैंने उसको शेयर भी किया, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एनसीईआरटी आधारित जो महत्वपूर्ण कथन है, उस एनसीईआरटी में जो भी महत्वपूर्ण लेखक लगे हुए हैं उनके कथनों से परिचय कराएं, जिससे कि आप परिचित हो जाएं कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, तो अब आपको एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो व्याकरण की किताबें हैं वो आप खरीद लीजिए, जिन किताबों का मैंने जिक्र किया था, और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। व्याकरण की पर आधारित बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर हैं। आप अगर विश्वास करते हैं तो जरूर उनको जाकर देखिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।